जिस देश में चुनाव के वक्त दलितों के घर खाना खाने, दलितों के घर रुकने और दलित सम्मेलन कराने की सियासत चलती है, चुनाव के बाद फिर 5 साल के लिए सब कुछ मानो भुला दिया जाता है। गुजरात में दलितों पर अत्याचार एक ऐसा ही मुद्दा है। बनासकांठा के बाद अब गुजरात के पाटन से दलित परिवार पर अत्याचार की एक और घटना सामने आई है। देखिए आप। समाज का जो नीचे के तबका का व्यक्ति है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम सबका दायित्व है उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा देना। देश के प्रधानमंत्री बार बार समाज की एकता बनाने और मनुष्य मनुष्य में भेद खत्म करने की अपील करते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के अपने गृह राज्य गुजरात से एक बार फिर वो खबर आई है जिससे देश शर्मसार हुआ है। गुजरात के पाटन में एक दलित युवक कीर्ति परमार पर गांव के दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से हाथ का अंगूठा काट दिया। उसकी हथेली पर गहरा जख्म हुआ। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती है। कीर्ति परमार का कसूर क्या था, ये भी जान लीजिए। दरअसल पाटन के काकोशी गांव के स्कूल ग्राउंड पर गांव के दबंग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इसी दौरान मैच के बीच एक दलित लड़के ने गेंद उठा ली। बस इतनी सी बात पर क्रिकेट खेल रहे युवक भड़क गए। बच्चे को जाति सूचक गाली दी और मारने की धमकी भी दी। जब बच्चे के चाचा धीरज परमार ने दबंगों के व्यवहार पर आपत्ति जताई तो मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में शाम को धारदार हथियारों से लैस 7 लोग दलित परिवार के घर पहुंचे और धीरज परमार और उनके भाई कीर्ति परमार पर हमला बोल दिया। भाई को न्याय मिले, इसके लिए हम गांव पर आए हैं। खास करके हमारी मांग है कि पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो एफआईआर में 307 और 120 भी दर्ज करे और जितने भी आरोपी है इसकी तात्कालिक धरपकड़ करे, क्योंकि एफआईआर में 7 लोग हैं और 35 से 40 लोग थे। वो तीक्ष्ण हथियार और 3 गाड़ी के साथ आए थे और जानबूझ के जान से मारने की कोशिश के इरादे से हमला किया है। यदि ये 24 घंटे में नहीं होगा, इनकी धरपकड़ नहीं होगी और ये कलम दर्ज नहीं होगी तो हम पूरे पाटन शहर को बंद करेंगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस ने भी उचित कार्रवाई नहीं की। उल्टा दबंगों की दबंगई देखिए कि उन्होंने पुलिस में घायल युवक और उसके परिवार वालों पर ही मामला दर्ज करवा दिया। गुजरात में दलित परिवार पर एक हफ्ते में हमले की ये दूसरी घटना है, लिहाजा मामले ने जल्दी ही सियासी मोड़ ले लिया। दलित परिवार पर अत्याचार की खबर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को लगी तो वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। घायल युवक से अस्पताल में मुलाकात की, फिर पीड़ित परिवार के साथ गुजरात के डीजीपी से इंसाफ मांगने पहुंचे। दलित और अन्य समुदाय के लोग क्रिकेट की मैच खेल रहे थे, उसके दौरान जो झगड़ा हुआ उसमें 8 साल के एक दलित समाज के छोटे बच्चे रुद्र वणकर ने क्रिकेट की गेंद वापस देने से इनकार किया तो उस मासूम बच्चे को जाति सूचक गालियां दी गई, उसके गाल पर चांटे मारे गए और ये कहा उस बच्चे को कि तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। इस बात को लेकर तकरार और बढ़ी तो उसके पिता के ऊपर तलवार और दूसरे हथियारों से जानलेवा हमला किया। उसके हाथ का अंगूठा और हथेली काट दी और बावजूद उसके अटेम्प्ट टू मर्डर और जुवेनाइल एक्ट की जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस गंभीरता से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी करनी चाहिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इसलिए हम गुजरात के डीजीपी को आज मिलने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में पाटन बंद का भी कॉल हम लोग दे सकते हैं, गुजरात बंद का भी ऐलान कर सकते हैं। गुजरात के डीजीपी ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस भी एक्शन में है। दलित परिवार पर हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अन्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 326, 506 समेत अन्य धाराओं और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। उसी टाउन में परसों शाम को क्रिकेट खेलने के दौरान कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान जो विटनेस है उसको ग्रेवियस हर्ट होने के वजह से वो एडमिट हुए। उसका एक अंगूठा है वो भी कट गया है और एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना रजिस्टर हुआ है। कुल 7 एक्यूज में से 4 एक्यूज को एट्रोसिटी एक्ट वाले गुने में अभी तक अरेस्ट किया हुआ है और जो एक्यूज़ की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसके दौरान एक एक्यूज सिद्धराज सिंह है, उसको इसी जो इंसिडेंट है उसमें उसको भी इंजरी हुई है
तो उसने भी FIR दर्ज करवाई है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बता दें कि पाटन से पहले बनासकांठा में भी एक दलित युवक का चश्मा और फैशनेबल कपड़ा पहनना दबंगों को अखर गया था और बस इसी बात पर युवक और उसकी मां की पिटाई कर दी गई थी। सोचने की बात है कि पीएम मोदी की मार्मिक अपीलों का भी गुजरात के दबंगों पर कोई असर नहीं हो रहा और न ही दलितों पर अत्याचार का सिलसिला थम रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पाटन से विपिन प्रजापति के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के गोधरा में मामूली सी बात पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। खबरों के मुताबिक एक समुदाय के एक शख्स ने दूसरे समुदाय के लोगों को अपने इलाके की सड़क से जाने से साफ इनकार किया था। इसी बात पर आपसी झगड़ा हुआ, वाद विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपसी झड़प में एक शख्स घायल भी हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। इस मामले में पथराव का वीडियो वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मामला शांत है। गुजरात में खुलेआम सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार और वोट बैंक पॉलिटिक्स बड़ी आम बात है। सूरत में एक बीजेपी विधायक की अगुवाई में हिंदू स्टिकर्स बांटे गए हैं। देखिए गुजरात में स्टिकर्स की सियासत कैसे की जा रही है। अखंड हिंदू राष्ट्र का ये शंखनाद हो रहा है गुजरात के सूरत में, जहां हिंदुत्व का डंका बजाया जा रहा है। सूरत में इन दिनों कुछ हिंदू संगठन लोगों के बीच हिंदू क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं। जगह जगह बाइक रैली निकाली जा रही है। वाहनों पर हिंदू लिखे स्टिकर लगाकर लोगों के जहन में हिंदुत्व का शंखनाद किया जा रहा है। इस मुहिम में बीजेपी के विधायक मनुभाई पटेल भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बीजेपी विधायक खुद वाहनों पर हिंदू लिखे स्टिकर लगा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र अपना सौનું हिंदू राष्ट्र છે અને એ અખંડ हिंदू राष्ट्र बने એવા ભાવથી આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી છે। આ પ્રોગ્રામની અંદર આવનારા દિવસોમાં આ અખંડ हिंदू राष्ट्र બનાવવાની જે આ લોકોએ નેમ લીધી છે, આ યુવાનોએ એને પ્રોત્સાહન મળે અને આખા ગુજરાતમાં આખા ભારતની અંદર આ પ્રોગ્રામ સારી રીતે થાય અને સૌના મનની અંદર સૌના વિચારોની અંદર ભગવાન રામલલ્લા ભગવાન રામ બિરાજે અને બિરાજેલા જ છે એની દૃઢતા વધે એવી આશા સાથે। हिंदुत्व के नाम पर ये आयोजन सूरत के उधना इलाके में हुआ। यहाँ मौजूद सैकड़ों की भीड़ भी अपने अपने वाहनों पर हिंदू लिखे हुए स्टिकर लगवाने के लिए जमा हुई। हिंदू लिखे स्टिकर वाहनों पर लगाने का यह अभियान सूरत की वीर ग्रुप संस्था की तरफ से रखा गया था। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें स्टिकर लगाना है, ये वो दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र तक से फ़ोन आ रहे हैं कि लगाना है ऐसा। तो हम बोले प्रोग्राम तो यहाँ है, वहाँ तक अब पॉसिबल नहीं, एक टाइम आएगा कि ये है ना सूरत से और भी बाहर तक जाएगा प्रोग्राम। क्या जरूरत क्या पड़ी है स्टिकर लगाने की? मतलब ज़रूरत ये था कि बस हिंदुत्व जगाना है। हिंदू हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को मान सम्मान देते हैं, ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है। ये हमारे जो 18 से 25 साल के युवा हैं वो हमारी हिंदू संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि उन बच्चों को एकत्रित किया जाए, उनको हिंदुत्व के बारे में बताया जाए जितना ज़्यादा हो सके, हमारी संस्कृति को जानें, उसको समझें। और सबसे मेन बात ये है कि ये कार्यक्रम अकेले किसी धर्म जाति का नहीं था, ये पूरे हिंदुत्व का था और बहुत ही सफल रहा। युवा बच्चों में इतना जोश देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सूरत में हिंदू स्टिकर वितरण कार्यक्रम की सफलता के बाद अब आयोजकों का हौसला 7वें आसमान पर है। वो पूरे गुजरात में घर घर तक इस अभियान को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी राम भरोसे ही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। देश के तटीय इलाकों पर एक और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अगर इस चक्रवात ने भयानक रूप लिया तो गुजरात में भी ये भारी तबाही मचाएगा। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके मछुआरों को जल्द से जल्द समुद्र से वापस लौटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात पर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान का बड़ा खतरा। तबाही मचाने आ रहा है चक्रवात बिपरजॉय।
मौसम विभाग ने बजाई बड़े खतरे की घंटी। मछुआरों को समुद्र खाली करने की चेतावनी। बेमौसम बारिश का सामना कर रहे गुजरात के सामने अब समुद्र के रास्ते बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि गुजरात के कई तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में दक्षिणी पोरबंदर में दक्षिण पूर्व अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस तूफान को बिपरजॉय कहा जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से इनाम दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन गुजरात के तटीय इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस तूफान के 8 जून यानी गुरुवार की सुबह तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और शुक्रवार यानी 9 जून की शाम तक प्रचंड रूप लेने की संभावना है। यही वजह है मछुआरों को तट से दूर रहने को कहा गया है। 8 से 10 जून तक समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट है। आम लोगों को भी तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये चक्रवाती तूफान गुजरात के साथ केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान के बड़े खतरे को देखते हुए गुजरात के वलसाड़ में मछुआरे वापस तट पर लौट रहे हैं। बंदरगाहों पर भी सिग्नल नंबर 1 यानी कि चक्रवात की चेतावनी जारी कर दी गई है। उधर अमरेली राज्य के सभी बंदरगाहों पर भी सिग्नल नंबर 1 प्राप्त हो चुका है। चक्रवाती तूफान की आशंका से बंदरगाहों पर यह सिग्नल जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब तक करीब 700 नावें वापस तटों पर लौट चुकी हैं। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद गुजरात समेत कई राज्यों के बंदरगाह अलर्ट पर हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। कोशिश यही है कि कुदरत की मार जिंदगी को नुकसान न पहुंचा पाए। अमरेली से हिरेन और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर सुर्खियों में रही गुजरात यूनिवर्सिटी को NIRF रैंकिंग में झटका लगा है। 2022 के मुकाबले यूनिवर्सिटी इस बार NIRF रैंकिंग में 3 स्थान नीचे पहुंच गई है। पिछली बार गुजरात यूनिवर्सिटी 58वें स्थान पर थी और इस बार खिसककर 61वें स्थान पर आ गई है। ओवरऑल रैंकिंग में भी गुजरात यूनिवर्सिटी 12वें स्थान नीचे जा चुकी है। गुजरात यूनिवर्सिटी रैंकिंग गिरने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की छवि खराब करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। देश में हार्ट अटैक से मौतों की तादाद हाल ही के वर्षों में बढ़ गई है, लेकिन इस बार गुजरात के जामनगर से जो तस्वीरें और जो खबर आई है वो हैरान कर देने वाली है। जामनगर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से असमय मौत की खबर है। महज 41 साल के गौरव गांधी जामनगर ही नहीं पूरे गुजरात में प्रख्यात हृदय रोग के विशेषज्ञ थे। जिस समय डॉक्टर गौरव गांधी को हार्ट अटैक आया उस समय वो घर से अस्पताल के लिए निकल रहे थे। एक हार्ट स्पेशलिस्ट की हार्ट अटैक से मौत से डॉक्टर्स समुदाय भी सकते में आ चुका है। गुजरात से जाने के बाद बाबा बागेश्वर को लेकर एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि उनकी शादी बहुत जल्द होगी। एक MBBS की छात्रा ने इशारों ही इशारों में उनसे शादी का इजहार कर दिया है। अब बाबा क्या बोलने वाले हैं, सबको इसी बात का इंतजार है। इस रिपोर्ट को देखिए। 16 जून को खुलेगा बड़ा राज। MBBS छात्रा करेगी खुलासा। खुल जाएगा बागेश्वर सरकार से शादी का राज। सुर्खियों में छा चुकी MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी इस वक्त पदयात्रा पर निकली है और इस पदयात्रा की मंजिल है बाबा बागेश्वर धाम। गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से। जब से मैंने सर में कलश रखा है तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज़ में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों सुर्खियां इनके बगैर सुनी है।
मसला कोई भी हो, शास्त्री जी कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जिससे सुर्खियां और सुर्ख हो जाएं। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। लेकिन इस बीच जब सुर्खियों में बाबा बागेश्वर की शादी का जिक्र आने लगा तो वो खुद किसी चमत्कार को नमस्कार करते दिखेंगे। शादी कब करना है? हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न हैं? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? अब सवाल उठता है कि बाबा के नाम आखिर किसके साथ और क्यों जुड़ना शुरू हो गया है, और बाबा के नाम के साथ सुर्खियों का बंटवारा करने वाला ये नाम कहां से आ गया। MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी अचानक से चर्चा में आ गई हैं। वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर चित्रकूट पहुंची थी। शिवरंजनी को पदयात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुंचना है। 16 जून को वो वहां पहुंचेंगे। शिवरंजनी ने कहा कि हमने अपनी कामना बालाजी के सामने रख दी है। 16 जून को बागेश्वर धाम में इसके बारे में बताएंगे। जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणानिधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूंगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहां से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। शिवरंजनी तिवारी का कहना है कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लंबे अरसे से फॉलो कर रही हैं। 2021 में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो कर रही है। कथा सुनकर शिवरंजनी पहली बार में ही मंत्रमुग्ध हुई। शिवरंजनी तिवारी भी भागवत कथा कहती हैं। बाबा की 3 बड़ी घोषणाओं से हुई प्रभावित। 3 घोषणाओं में एक है कैंसर अस्पताल की घोषणा। जी हाँ, शिवरंजनी खुद भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं और एक डॉक्टर के तौर पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कैंसर अस्पताल खुलवाने की घोषणा को सुनकर शिवरंजनी अपना दिल हार बैठी। ये बात राज रहे उतना ही अच्छा है जब तक 16 जून को गुरुदेव जी के साथ में हम लोग लाइव नहीं हो जाते महाराष्ट्र के साथ में। तो क्या यह माना जाए कि ऐसा भाव है? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्र बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूँ। वैसे शिवरंजनी का अतीत भी कम हैरत अंगेज नहीं है। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव रहा है। अभी वो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। पदयात्रा की मंजिल को लेकर वो बेहद उत्साहित है। यात्रा में शिवरंजनी के पिता और भाई भी शामिल हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर आगे क्या करेंगी, इस बारे में शिवरंजनी ने गोल गोल जवाब दिया, मगर ये कहकर भी चौंका दिया कि किस्मत में लिखा कोई बदल नहीं सकता। जाहिर है इस एक बात में कई बातों का मतलब छिपा हो सकता है।